हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। जैसा कि हम लोग अपने राजनीति विज्ञान के परिचय के बाद हमने उस क्लास में आपसे कहा था कि हम लोग अगली क्लास जो है राज्य के ऊपर लेकर आएंगे। तो प्रस्तुत है राज्य के ऊपर जो हमारी क्लास है। आइए जानते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए कि राज्य क्या है और इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं और क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु हैं। इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पिछली वाली वीडियो लोगों ने कंप्लेंट की, बच्चों ने कंप्लेंट की कि लंबी हो गई है। कोशिश करेंगे ये कि लंबी ना हो। तो आइए देखिए, राज्य जो है आपको हम बताए थे पिछली क्लास में। इसको 1 से 2 मिनट के अंदर पहले रिवाइज करते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो पूरा आधारित है किस पर? राज्य पर। और हम आपको बता दें कि राजनीति विज्ञान पोलिस शब्द से बना है। इन द सेम वे ये राज्य भी पोलिस शब्द से बना है। ठीक है, पोलिस शब्द जिसका अर्थ है क्या चीज़? नगर राज्य। ठीक है, नगर राज्य। क्लियर? ये यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द जिसे कहते हैं। और हमने आपको पिछली क्लास में जो बताया था उसी के आधार पर हम अगर आगे चलते हैं तो राज्य के अंग भी हमने आपको बताए थे कि राज्य के 4 अंग हमने बताए थे। आप तुरंत बोलते जाइएगा अपने अपने मन में। पहला अंग था जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। दूसरा अंग था भूभाग। ठीक है, तीसरा अंग था सरकार। ठीक, और चौथा अंग था संप्रभुता, सोवरेनिटी। क्लियर? तो देखिए, हम आपको यहाँ बताते चले साथ में कि सबसे इसमें इम्पोर्टेंट हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि संप्रभुता है। और इसमें हमने कहा था कि अगर संप्रभुता ही डिसाइड करती है कि वो राज्य है या नहीं है। ठीक, दूसरी चीज़ कि इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि हम लोग इसको आगे देखेंगे। आइए इसमें एक पल के लिए अगले पेज पे चलते हैं और एक चीज़ ये देखते हैं जनसंख्या के बारे में। जैसे जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या, एक मिनट, जनसंख्या, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें जनसंख्या के बारे में 2 लोग थे खास तौर से जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपके हैं प्लेटो महोदय। ठीक है, ठीक, और एक हैं आपके रूसो महोदय। क्लियर? ये 2 ऐसे विचारक हैं जिन्होंने जनसंख्या की संख्या बताई है। प्लेटो ने बताया है 50-40, ये याद रखिएगा, 50-40 जनसंख्या होनी चाहिए किसी नगर में। और रूसो ने कहा है कि 10,000 लोग होने चाहिए किसी भी राज्य में। ठीक है, साथ में इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रूसो ने कहा कि इसमें शासित और पहले शासक प्लस शासित दोनों शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शासक और शासित दोनों इसमें वो हैं। ये तो 50-40 याद कर लीजिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगले पेज पर चलते हैं। हमने आपको बताया था, एक मिनट पहले पेज पर आइए। ये देखिए, हमने आपको यहाँ बताया था कि ये जो जनसंख्या, भूभाग और सरकार और संप्रभुता है, ये किसने ये 4 अंगों में डिसाइड किया, जिसने मतलब बांटा और हमने इसको अपनाया। तो गार्नर महोदय थे। कौन था वो? गार्नर महोदय। हमने आपको बताया था गार्नर की द बेस्ट परिभाषा या हिंदी में कहें तो सर्वोत्तम परिभाषा। ठीक है, सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? राज्य के ऊपर। किसके ऊपर? सर्वोत्तम परिभाषा किसकी? तो राज्य की। ये बार बार पूछा जाता है। उसने दी है, गार्नर ने, और उन्होंने ही 4 अंग बताए थे जो हमने आपको अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसमें देखें कि कुछ और विद्वान हुए हैं जिसमें आपके विलोबी हुए हैं। विलोबी ने राज्य के 3 अंग बताए हैं। ठीक है, विलोबी ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? 3। एक बताया है सरकार। ठीक है, एक बताया है जनसंख्या। ठीक है, और एक बताया है संविधान। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान लेना चाहिए आपको, पता रहे तो अच्छी बात है। अगले पेज पर अगर चला जाए तो एक और महान विचारक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें या भारतीय जो विचारक है उसमें कौटिल्य का आप नाम सुने होंगे। कौटिल्य, चाणक्य जिनको कहते हैं हम। कौटिल्य, एक सेकंड यार, कौटिल्य, ठीक ना, कौटिल्य। तो कौटिल्य ने कहा है कि जो आपके इसने 7 अंग बताए हैं। 7 अंग इसने बताए हैं। एक मिनट, है ना, इसने जो है 7 अंग बताए हैं। पहला इसने बताया है जनपद, ठीक है।
उसके बाद से स्वामी, उसके बाद से दुर्ग, ठीक है, उसके बाद से कोस, उसके बाद से इसको और नीचे कर लीजिए अमात्य, ठीक है, और इधर आ जाइए अगर अमात्य, अमात्य के बाद से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, उसके बाद से मित्र, और फिर एक बताया है दंड, ठीक है। ये कौटिल्य के हिसाब से राज्य के अंग है, ये कौटिल्य के हिसाब से क्या है, कौटिल्य के हिसाब से राज्य के अंग हैं, ठीक है, राज्य के अंग। ऐसे ऐसे कई अन्य विचारकों ने दिया है, लेकिन कौटिल्य का महत्वपूर्ण है और आपके गार्नर का हमने बताया वो महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण है। क्लियर, ठीक। अब देखिए इसमें उसने सर्वश्रेष्ठ सबसे मतलब वो माना है, उसने सबसे इंपॉर्टेंट माना है मित्र को, मित्र को ज़्यादा बल देता है। खैर हम कौटिल्य करेंगे तो देखा जाएगा उसमें। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए ये तो रहा कुछ वो चीज़ जो कि बेसिक और प्लस में हम लोगों ने जो कुछ उसमें से डिस्कशन किया था वो चीज़ रही हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कि राज्य का विकास क्रम कैसे होता है, आज वर्तमान में जो राज्य पहुंचा है एक दिन में नहीं पहुंचा है, इसका जो विकास क्रम रहा है कि पहले कबीला राज्य था, उसके बाद से क्या नाम है आपका यूनानी नगर राज्य आया, फिर रोमन नगर राज्य आता है, उसके बाद से फिर सामंती नगर राज्य आता है, फिर आज हम जिस स्थिति पर पहुंचे वो है। तो इसको देखिए पहले हम आपको बताएं कबीला राज्य, कबीला या कबीला प्राचीन राज्य कहते हैं इसको, कबीला प्राचीन राज्य। क्लियर, अच्छा ये पहले नंबर पर था, ठीक है। इसके बाद से कौन सा आया, इसके बाद से आया यूनानी राज्य। अभी हम इसमें ये तो इम्पोर्टेंट है ही, अभी हम बताते हैं प्रश्न कैसा आता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा जाएगा। उसके बाद से आया रोमन राज्य, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका सामंतवादी राज्य, ये मंत है, सामंतवादी राज्य। क्लियर, और उसके बाद से आता है सामंतवादी राज्य के बाद आता है आपका आधुनिक राज्य, ठीक है, आधुनिक राज्य, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको ये बताएं कि प्रश्न जब पूछता है तो वो ऐसे तो क्रम देकर तो नहीं पूछेगा, वो पूछता है कि यूनानी नगर के बाद या रोमन नगर के बाद क्या आया, ऐसे पूछेगा, या रोमन राज्य से पहले क्या है। अब देखिए ये जो है क्या नाम है कि जो ये राज्य का क्रम है या आधुनिक राज्य तक हम लोग पहुंचे, उसमें इनको क्या कहा जाता है वो भी पूछा जाता है। जैसे कि यूनानी नगर राज्य में नगर राज्य कहा जाता था, नगर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा जाता था रोमन राज्य में, इसमें कहा जाता था समाज राज्य, समाज राज्य। क्लियर, सामंतवादी में क्या कहा जाता था, राज्य समाज, राज्य समाज, ठीक। और आधुनिक राज्य में जो है वो राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य। क्लियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो ग्रीन पेन से लिखा गया है ये पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है। और इसका क्रम पूछने का मैंने आपको बताया क्या तरीका रखेगा, वो ऐसे ही पूछेगा कि राज्य समाज से पहले कौन सा वो था, ठीक है, या सामंतवादी राज्य में क्या कहा जाता था, या रोमन राज्य में राज्य को, वर्तमान राज्य को क्या कहा जाता था, ठीक है। ये आपका वो हो गया। अगले पेज पर चलते हैं, ठीक। अब जान लीजिए ये हो गया। फिर आधुनिक राज्य में जो इस वक्त जो है राज्य शब्द की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है। तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये मतलब ऐसे पूछता है ना जैसे ये सब किसी भी एग्जाम में पूछ देता है मुंह उठाकर, ठीक है। तो इसका आंसर बिना सोचे मारिएगा मैकियावेली। किसने किया था राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मैकियावेली ने, ठीक। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उसने सीधा राज्य शब्द या स्टेट शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। ये तो पढ़ते हैं हम लोग, बड़ी अच्छी बात है, इसको हम लोग पढ़ना भी चाहिए कि उसने किया। उसने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो स्टेटो शब्द था। क्या शब्द था, स्टेटो शब्द का प्रयोग किया था उसने। क्लियर, अच्छा आगे चलते हैं। ये तो रहा जो अब तक हम लोगों ने देखते हैं क्या क्या किया है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राज्य, ठीक है, राज्य के बारे में, उसके अंग के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर जनसंख्या, राज्य का चूंकि एक अंग है जनसंख्या, उसमें हम लास्ट क्लास में बताना भूल गए थे। यहाँ हमने आपको बताया कि रूसो और प्लेटो का जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से गार्नर की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। उसके बाद से विलोबी ने 3 अंग बताया है। उसके बाद से हमने आपको कौटिल्य का बताया कि उसने 7 अंग बताया, कौन कौन से वो भी बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट वो मित्र को मानते हैं ये भी बताया। फिर आपको बताया कि विकास क्रम कैसा रहा, विकास क्रम यहाँ हमने हेडिंग नहीं दिया है,
यहाँ यहाँ हम नीचे ही हेडिंग दे देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये राज्य का विकास क्रम है, आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, राज्य का विकास क्रम, विकास क्रम। क्लियर, राज्य का विकास क्रम है ये, ऊपर रहना चाहिए लेकिन अब कोई नहीं, आप समझ जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। अगले पेज पे हमने बताया कि राज्य का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राज्य शब्द का, ठीक है, ये क्या है, राज्य शब्द का, क्लियर, सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है, तो मैकियावेली करता है, स्टेटो उसने जो है शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे आइए, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर कुछ विचार हैं। ये तो हमने जो अब तक बात की वो ये थी कि क्या नाम है कि कैसे मतलब मतलब राज्य के बारे में हमने जाना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या विचार हैं, क्या विचारधाराएं हैं इस पर राज्य की उत्पत्ति को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत अपने आप में लंबा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग आधा आज करेंगे, आधा कल करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। हेडिंग देते हैं, राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। क्लियर, आज पेन शायद मोटा हो गया है। चलिए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक ना। इस पे हम लोग तीन उसमें बांटते हैं। कितने बांटते हैं, तीन में, ठीक। पहला है काल्पनिक, पहला कौन सा है, काल्पनिक, काल्पनिक सिद्धांत, ठीक, सिद्धांत, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अर्ध काल्पनिक, आधा काल्पनिक, अर्ध काल्पनिक या फिर अर्ध तथ्यात्मक सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो आता है आपका ऐतिहासिक सिद्धांत, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। आइए अगले पेज पर और काल्पनिक सिद्धांत की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, काल्पनिक सिद्धांत हमने पहला है हमारा क्या चीज़, काल्पनिक सिद्धांत। काल्पनिक सिद्धांत, ठीक है। देखिए, काल्पनिक सिद्धांत जो है वो तीन उसमें रखा जाता है, तीन भागों में बढ़ता है अपने आप, ठीक है। पहला किस में बढ़ता है, तो पहला ये है पहला है ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय ये वो में इधर से मात्रा आएगा, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, क्लियर। दूसरा जो आता है वो आता है आपका शक्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत। और तीसरा जो आता है वो कौन सा है, वो है आपका सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ठीक है, का सिद्धांत। देखिए, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि काल्पनिक है ये, ठीक है, कल्पना है सिर्फ ये। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के जनक जो हैं वो हैं आपके जनक। ये मेन जो इम्पोर्टेंट है वो लिखेंगे, बाकी तो मैं कहानी ऐसी अभी समझाता हूँ। जनक जो है इसके जेम्स प्रथम है। कौन है, जेम्स इसके जनक कौन है, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा थे, इंग्लैंड के राजा थे। इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है, ठीक, या एक एक करके आगे चलते हैं। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को अगले पेज पर ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आइए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत समझ लेंगे आप, ठीक है। तो देखिए, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का जनक की बात की जाए तो हमने अभी आपको जस्ट बताया कौन है, जेम्स प्रथम है, जेम्स प्रथम है, क्लियर।
अच्छा, इसमें सपोर्टर समर्थक की बात की जाए, अगर समर्थक कौन कौन से हैं, तो समर्थक कई हैं। मेन एक नाम जरूर याद रखिएगा जो आगे आने वाले उसमें बहुत काम आने वाला है, ये नाम, इस नाम को आप याद रखिएगा, रॉबर्ट फिल्मर। इनकी पुस्तक है द पैट्रियार्क का, ठीक है। तो देखिए क्या नाम है कि जो जेम्स इस सिद्धांत के अनुसार ये है कि ये सिद्धांत यह मानता है कि राज्य जो है वो ईश्वरीय शक्ति ने बनाया है, राज्य जो है देवताओं ने बनाया है, राज्य जो है ईश्वर ने बनाया है, और जो राजा है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया उसका प्रतिनिधि है, ठीक है। राजा जो है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया उसका प्रतिनिधि है, इसलिए राजा की हर बात माननी चाहिए। राजा की बात नहीं मानना जो है वो ईश्वर की बात को नहीं मानना है। ईश्वर जिस प्रकार कभी गलत नहीं होता उसी प्रकार से राजा कभी गलत नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा ये सिद्धांत मानता है, ठीक है। इस सिद्धांत में कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे कि आपको हमने बताया, एक नाम है कि एक नाम है उनका रॉबर्ट फिल्मर का, हमने आपको बताया। एक नाम है लुई 14वां, ये ध्यान रखिएगा, लुई 14वां। ये ऐसा व्यक्ति हुआ, ये ऐसा राजा था, फ्रांस का था ये, फ्रांस का। इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही राज्य हूँ। राजा तो था ही ये, मैं ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मैं ही राज्य हूँ, ये बहुत बार बार पूछता है कि किसने कहा है कि मैं ही राज्य हूँ, तो लुई 14वां ने कहा। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया कि ये वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि राजा कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक ऐसी संस्था है जिसपे उसने राजा के रूप में अपने प्रतिनिधि को भेजा हुआ है, जो सीधा राजा है, जो कहता है वो सही है, वो एक तरह से ईश्वर के प्रकार से, ईश्वर की भांति है वो। क्लियर, ठीक। अब अगला जो था वो कौन सा था, अगला था कौन सा, शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो आइए शक्ति के सिद्धांत को खत्म करके हम लोग रोकते हैं। शक्ति का सिद्धांत, देखिए शक्ति का सिद्धांत यह मानता है कि जितने भी अब तक जो बना है, जो भी राज्य बना है वो शक्ति पर आधारित है। युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। युद्ध को ये ध्यान में रखकर ये बात करते हैं कि युद्ध के द्वारा, शक्ति के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसके जनक के बारे में हम आपको बता दें तो इसके जनक है ओपेनहाइमर। जनक कौन है इसके, ओपेनहाइमर या ओपेनहीमर, ठीक है, ओपेनहाइमर, ठीक। इसके समर्थकों में जो हैं, समर्थकों में इसके वोल्टेयर, मुसोलिनी, हिटलर इत्यादि से ये सब जितने भी विचारक हुए जो शक्ति को समर्थन करते हैं। इसमें वोल्टेयर याद रखिएगा, वोल्टेयर याद रखिएगा, मुसोलिनी याद रखिएगा, है ना, मुसोलिनी याद रखिएगा, हिटलर याद रखिएगा, है ना, ये सब आप याद रखिएगा। वोल्टेयर का एक बहुत फेमस कथन है, ये मैं लिख देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये 2-3 बार पूछा गया है कि प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो यहीं पर रोकते हैं क्योंकि ये फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भी कहेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो बढ़िया है कि इसको यहीं रोक दिया जाए। तो यहीं पर रोकते हैं, आप लोग भी कहेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर कि मज़ा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा है कि यहीं रोकते हैं। सामाजिक समझौता अपने आप में बहुत बड़ा वो है, इसको हम लोग, ये जो सामाजिक समझौता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग करेंगे, जल्दी करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सामाजिक समझौता को। ये अपने आप में बहुत बड़ा, प्लस में बहुत बड़ा इन द सेंस कि इतना नहीं जितना आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से करेंगे सामाजिक समझौते के साथ साथ उस दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।